कानून के विरोध में और इसे असंवैधानिक बताते हुए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं। हालात ऐसे हो गए कि सुप्रीम कोर्ट को इसको लेकर सुनवाई करनी पड़ी। कुछ याचिकाओं का चयन हुआ और उसके बाद उन पर सुनवाई हुई। 2 दिन तक सुनवाई चली और उसके बाद 5 मई का दिन तय किया गया है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो सुप्रीम कोर्ट को सही समझ में आ रही हैं, लेकिन 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सख्त रुख अख्तियार किया है और इसी को लेकर जो अब अंतरिम ऑर्डर आएगा या फैसला आएगा उसके लिए हमें 5 मई तक का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से बाहर आकर वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट की इस पॉलिसी को लेकर कि अगर हिंदू पक्ष चला जाए तो आप कहते हैं कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, दूसरा पक्ष चला जाए तो उनकी याचिकाओं पर सुनवाई हो जाती है। सुनिए विष्णु शंकर जैन ने क्या कुछ कहा। जब वक्फ को लेके हम सुप्रीम कोर्ट आए थे सीधे, तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों आ गए, और 7 साल से पूरा समाज इस देश के अलग अलग हाईकोर्ट में स्ट्रगल कर रहा है। 140 से ज्यादा याचिकाएं देश के अलग अलग हाईकोर्ट में दायर हो चुकी हैं, आज तक कोई इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है। तो क्या पैमाना है, क्या मापदंड है कि एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट आता है और उसकी सुनवाई की जाती है और इंटरिम ऑर्डर देने के लिए एक बात की जाती है। तो ये कानून, यही चीज दूसरे पक्ष के लिए भी लागू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 4 राज्यों के जो एंडोमेंट एक्ट हैं जिससे हिंदू मंदिर को टेक ओवर किया गया है, उन 4 राज्यों के एंडोमेंट एक्ट की सुनवाई पिछले 13 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं ऑनरेबल जजेस का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मैटर हाई कोर्ट में चले, हम यहाँ पे इसको क्यों सुने। तो जो ये एक बात है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्यों सुने, ये सवाल इस केस में क्यों नहीं पूछा जा रहा है, ये सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अकेले विष्णु शंकर जैन का गुस्सा नहीं फूटा, बल्कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय, जिसमें उन्होंने सवाल उठाए थे, उन्होंने बताया था कि कैसे बाकी याचिकाएं सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, लेकिन जब वो PIL फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो जज ने उनसे पूछा कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, और इसके अलावा उनको एक सिंगल वर्ड भी कोर्ट में बोलने नहीं दिया गया। इसी के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने कैश कांड वाले जज को लेकर भी कई तरह के खुलासे किए और सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। एक साथ 2 वकील सुप्रीम कोर्ट के ही अगेंस्ट में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। विष्णु शंकर जैन को तो आपने सुन लिया, अब अश्वनी उपाध्याय को भी विस्तार से सुनिए। नमस्कार। जस्टिस यशवंत वर्मा, ये नाम आपके लिए नया नहीं होगा। तमाम ऐसे जज रहे हैं जिनके नाम आपने सुने हो या ना सुने हो, लेकिन इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि होली के जस्ट एक दिन बाद यह खबर आई कि भाई उनके घर में आग लग गई और उसके बाद वहां से बोरी भर भर के कैश बरामद हुआ था। जस्टिस वर्मा इस पर सफाई पेश कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भाई मुझे नहीं पता कहां से कैश आया, वो स्टोर रूम है, उसमें यह नहीं कि वो सीक्रेट रूम है, मेरी ही आवाजाही है, उसमें कोई भी आ जा सकता है। उनके ऊपर एक्शन की मांग होने लगी तो एक्शन के तौर पर क्या हुआ, उनका सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया। वो दिल्ली में थे, अब उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया उनका। अब इसके बाद खबर ये आई है कि जस्टिस यशवंत वर्मा ने शपथ भी ले ली है, लेकिन उन्हें अभी कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी, इस तरह की खबरें हैं। आज मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मौजूद हैं। स्वागत है सर, सबसे पहले तो आपका। और मैं अश्वनी जी से ही समझने की कोशिश करूंगी कि मैंने बहुत जगह पर अश्वनी जी ऐसी खबरें पढ़ी हैं कि तमाम ऐसे हाईकोर्ट के जज हैं जो अपनी संपत्ति का विवरण भी नहीं देते हैं। जो ओवरऑल एक 750 का एक टारगेट है, एक आंकड़ा है, जो जजेस हैं उनमें से सिर्फ 12.5% के आसपास जजों ने अपनी संपत्ति का विवरण देकर एक मिसाल पेश की है। कहीं कहीं पर, जैसे आप ले लीजिए छत्तीसगढ़, वहां पर तो और ज्यादा हालात खराब है। मतलब अगर कहीं पर 16 जज हैं तो सिर्फ एक ने विवरण दे दिया है। तो ये जजों के साथ जिस तरीके का, अब मान लीजिए यशवंत वर्मा की अगर हम बात कर ले तो लोगों ने सवाल उठाए कि अगर कोई आम आदमी होता या कोई और होता, पुलिस वाला होता, कोई और सरकारी नौकरी में होता तो अब तक तो नप गया होता। जजेस के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है, ये सवाल उठे। जस्टिस वर्मा ने शपथ ले ली है, अब इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आप कैसे देखते हैं इसे, और इस पर क्या भूमिका होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की? देखिए, ये जो पूरा कांड हुआ है, नोट कांड हुआ है ना, इसकी वजह से संस्था को, न्यायपालिका को बहुत अपयश मिल रहा है। यशवंत जी के कारण इतना अपयश हो रहा है, पूछे नहीं। चारों तरफ लोग पूछ रहे हैं कि भाई अगर थानेदार के यहां नोट मिली होती तो तुरंत 1 घंटे के अंदर सस्पेंड कर देते। कलेक्टर के यहां, कप्तान के यहां नोट मिली होती, सस्पेंड कर देते। डॉक्टर के यहां, इंजीनियर के यहां, प्रोफेसर के यहां नोट मिली होती, सस्पेंड कर देते। तो जज के यहां नोट मिली तो इतनी देरी क्यों? मेरा मानना है कि इस समय बाकी जो संस्थाएं हैं आपकी, वहां पे
विश्वास बहुत कम हो चुका है। जो एक ईमानदार माना जाता है वो न्यायपालिका को माना जाता है। नेताओं के बारे में बहुत मतलब लोगों की सोच बहुत गंदी है। लोग मतलब अरे नेता तो मतलब भ्रष्ट, पुलिस का मतलब भ्रष्ट, तहसीलदार का मतलब भ्रष्ट, थानेदार का मतलब भ्रष्ट, ठीक है, एक पूरा बन चुका है। एक विधायिका है जिसके बारे में न्यायपालिका है जिसके बारे में था ठीक है यार ये लोग ईमानदार होते हैं, तो इसे होते नहीं है। मैं कह रहा हूं केवल थाने में ही न्याय नहीं बिकता है, तहसील में भी न्याय बिकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी न्याय बिकता है, हाई कोर्ट में भी न्याय बिकता है। और अच्छा हुआ आपकी बार होली पे नोट दिख गई तो सबको समझ में आया हाँ भाई न्याय बिकता है न्याय। लेकिन इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा, खासतौर पे जो माननीय सीजीआई का रहा, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका के ऊपर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि ये जो नोट कांड हुआ, जो आग लगी, ये 14 और 15 की रात की हुआ, होली वाले दिन हुआ। फिर ये खबर 4 दिन दबाई क्यों गई? क्यों खबर दबा रहे थे? जैसे ही फायर आया, जैसे वहां पे फायर वाले आए, उन्होंने तुरंत सूचित किया। स्वाभाविक सी बात है, जब नोटों का बंडल देखा होगा, जज साहब के यहां देखा होगा, तो ये बात गई होगी दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक। दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक गई होगी बात, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इमीडिएटली दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पता चला होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के भारत के चीफ जस्टिस को भी पता होगा, एलजी को भी पता होगा, गृह मंत्रालय को भी पता होगा। तो एक सवाल एक बड़ा बनता है कि 3-4 दिन तक ये पूरा मामला दबाया क्यों गया? अब मामला उठा कैसे? एक पत्रकार, खोजी पत्रकार ने वो रिपोर्ट कर दिया। अगर उस अखबार में ये खबर नहीं आती तो ये तो मामला रफा दफा खत्म, किसी को पता ही नहीं होता। नोट बंडल आया, नोट बंडल जल गया। ये पूरी हम आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि किसी पत्रकार ने छाप दिया। ये बहुत ही शर्म की बात है कि न पुलिस डिपार्टमेंट ने इमीडिएटली डिस्क्लोज किया, न पुलिस कमिश्नर ने इमीडिएटली किया। चलो पुलिस कमिश्नर की मर्यादा थी, मामला न्यायपालिका का है तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो जुडिशरी को बताए। लेकिन कायदे से ये अगले दिन 15 तारीख को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था ये मामला हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट में केवल रोस्टर को लेकर थोड़ा विवाद हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा गया था कि जो उस समय जस्टिस दीपक मिश्रा थे, जो सीजीआई थे, वो ठीक से लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं। अगर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, इस पे क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ी बात ये, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे जैन मांसाहारी नहीं होते, उसमें कोई अगर एक आध जैन मांस खा लेना तो सारे जैन उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। जो जैन गुरु उसकी जैन धर्म गुरु है ना, वो सारी मतलब सार्वजनिक रूप से उसकी भर्त्सना कर देते हैं। यहां नोटों का बोरी मिल गया, सब कुछ हुआ, और कोई भी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, चलो सिटिंग जज नहीं बोलता, समझ में आता है, सिटिंग जज मीडिया से बात नहीं करते, सिटिंग जज आके नहीं करते, कोई रिटायर्ड जज भी खुल के नहीं बोला। आज तक आप बताइए किसी रिटायर्ड जज का स्टेटमेंट आया हो कि बहुत गलत हुआ है, ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना? कोई इंटरव्यू, सब शांत बैठे हुए, मतलब चीर हरण हो रहा है और सारे भीष्म पितामह शांत होकर बैठे हुए। ये गलत है। मेरा मानना है कि न्यायपालिका के बारे में जो लोगों की एक छवि है, उस छवि को जितना डेंट पहुंचा है, उसका बड़ा कारण है कि लोग न्यायपालिका को ईमानदार मान रहे थे, जजेस को ईमानदार मान रहे थे। और इसलिए इतना हो रहा है कि आज की डेट में जजों की छवि नेताओं के और पुलिस जैसी हो चुकी है। जितना लोग सोच रहे थे कि नेता भ्रष्ट होते हैं, जितना सोच रहे थे पुलिस भ्रष्ट होते हैं, जितना सोच रहे थे कि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भ्रष्ट होते हैं, जितना सोच रहे थे कि हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भ्रष्ट होते हैं, जितना ठेकेदार भ्रष्ट होते हैं, उतना उन लोग मान लिया लोगों ने कि ये हमारी, चूंकि मैं भी एक तरीके से उसी का पार्ट हूं, वकील के नाते मैं भी न्यायपालिका का पार्ट हूं, ये हमारे लिए असहनीय है और ये बहुत ही नुकसान हुआ है अभी भी। और उसके बाद जो काउंटर मेजर हुआ, पहले तो खबर दबाई गई, खबर उठी तो क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। नहीं, ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था। इस पे इमीडिएटली कम से कम उनको यहीं होल्ड कर देना चाहिए था, काम छीन लेना चाहिए था, कह देना चाहिए था अभी आप घर पे रहिए, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, कोर्ट मत आइए, ठीक है, और आप यहीं रहिए। कमीशन बन गया 3 मेंबर का, जो इंटरनल कमेटी कहते हैं। इंटरनल कमेटी का काम क्या है? उसका काम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना नहीं होता। उसका काम केवल इतना देखा, एक प्राइमा फेसी ये मामला और मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि नहीं, प्राइमा फेसी। एक होता है इंक्वायरी, एक होता है इन्वेस्टिगेशन, जो शब्द यूज होते हैं लीगल। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया 3 मेंबर ने, उनको लगा कि भाई पूछताछ हो गई है, वहां के सिक्योरिटी वाले से पूछ तो किया होगा,
जब उस दिन रात में जो वहां स्टाफ होगा, जज साहब का बंगला खाली नहीं होता, बाकायदा पूरा लोग रहते हैं, उनसे बातचीत कर ली होगी, पुलिस वालों से बात कर लिया होगा, फायर वालों से बात कर लिया होगा। सबसे बात करने के बाद अगर, और ये काम 2 दिन में हो सकता है, इसके लिए 3-4 सप्ताह थोड़ी चाहिए। 15 अप्रैल से आज सोचिए, हम लोग 3 सप्ताह से ज्यादा बीत चुके हैं अब तो। अगर उस इन्वेस्टिगेशन की जो 3 मेंबर की कमेटी बनी, जो माननीय जजेस की कमेटी बनी, अगर उसने क्लीन चिट दे दिया तो रिपोर्ट सार्वजनिक कर देना चाहिए कि भैया देखो 3 मेंबर कमेटी बनाई थी, उन्होंने कहा कि नहीं इसमें कुछ भी नहीं। अगर उन्होंने कहा नहीं इसकी फर्दर जांच की जरूरत है तो फिर ट्रांसफर नहीं करना चाहिए था, फिर ट्रांसफर क्यों कर दिया? आज भी जज क्यों बने हुए? या तो उनको कहना चाहिए तब इस्तीफा दे दो, नहीं इस्तीफा देख रहे हैं मांगना चाहिए था, जो अपना सर्विस रूल है उसको फॉलो करते हुए राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन भेजनी चाहिए, भैया देखो हमको लगता है कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, इसकी सीबीआई जांच करे, जो भी जांच करे। भाई अल्टीमेटली जज साहब को मैं मान लेता हूं कि वो ईमानदार है, तो एक काम करो ना, जज साहब का जो स्टाफ था जो उस दिन रात में था, उनको पकड़ के उनका नार्को पॉलीग्राफ में टेस्ट कर लो। पूछताछ क्यों करना? इस पूरे मामले में जो गोल गोल घूमता है, जो सबसे गड़बड़ काम होता है कि पूछताछ होती है। भाई जिसका नोट है वो बताएगा क्या कि हाँ जी हमने रखवाया? जिसकी नोट है वो सच बोलेगा नहीं। पुलिस उनको 3rd डिग्री दे नहीं सकती कि लाठी मार मार के पूछे बताओ किसका पैसा है। तो सच सामने आएगा कैसे? सच तो सामने तब आएगा जो जज साहब के बंगले पे सिक्योरिटी वाले थे, स्टाफ वाले थे, नौकर चाकर थे, जो धुलाई घर की साफ सफाई करने वाले, उनको 3-4 को पकड़ो। पकड़ने के बाद वो कह रहे हैं कि हाँ भैया किसका है, कुछ बता पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उनका नार्को पॉलीग्राफ में लाई डिटेक्टर टेस्ट कर लो। उसमें तो कोई इंजेक्शन भी नहीं लगाना। एक बार नार्को में चलो एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है, लाई डिटेक्टर में, ब्रेन मैपिंग में तो कोई इंजेक्शन भी नहीं देना होता। बस सीधे सीधे जैसे आप लोग आजकल वो माइक नहीं लगाते ऐसे, बस वो लगा दो, 2-3 यहाँ पॉइंट लगा दो, 2-3 यहाँ पॉइंट लगा दो, सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये काम तब तक हो सकता था लेकिन नहीं किया गया। मेरा मानना है कि अब समय आ चुका है कि ये सुप्रीम कोर्ट की पूरी जो है ना, वो कहते हैं वो उस पे लगी हुई है, प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, पूरी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी है, जुडिशरी की पूरी क्रेडिबिलिटी पे दांव लगी है। इसलिए मैं तो माननीय सीजीआई साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, तत्काल जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर गंभीरता से चिंतन करें, एक भारत में जुडिशियल चार्टर लागू करें। मैंने पीआईएल फाइल किया था कि जजों का अपॉइंटमेंट आईजीएस के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होना चाहिए। भारत के संविधान में है भी, संविधान का आर्टिकल 312 कहता है कि जैसे आईएएस के सिलेक्शन के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, वैसे जजों के सिलेक्शन के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एक आईजेएस, इंडियन जुडिशियल सर्विस एग्जाम होना चाहिए। अब समय आ चुका है कि सरकार करे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट इसको कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी एक बाकायदा चाहे काम यूपीएससी को दे दे, जैसे यूपीएससी आईएएस का एग्जाम करवाएगा ऐसे यूपीएससी आईजेएस का भी करवा देगा। भाई प्री वहां से करा दो, रिटर्न वहां से करा दो यूपीएससी के थ्रू, इंटरव्यू अपना हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज मिलकर इंटरव्यू ले ले, प्रॉपर उसकी इंटरव्यू खुद कर ले, वहां से मेन रिटर्न वाला काम वहां से यूपीएससी के थ्रू हो सकता है। अब समय आ चुका है कि कम से कम अगर हम इसको चाहते हैं तो जो जजेस हैं उनको अपने स्टेट में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जो जज जहां का रहने वाला है निवासी, उस राज्य की वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में उसको पोस्टिंग नहीं देनी। और ये तो इलाहाबाद के है ना शायद, ये इलाहाबाद के रहने वाले, और वहीं दोबारा वापस इनको दोबारा, मतलब वहीं वकालत करते थे, वहीं जज बने, वहीं कुछ दिन रहे, यहाँ ट्रांसफर होके आए, फिर वहीं भेज दिए। कम से कम ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जजेस को अपने होम स्टेट में नहीं भेजना चाहिए, होम हाई कोर्ट, होम टाउन नहीं भेजना चाहिए, वहां की हाई कोर्ट में नहीं भेजना चाहिए। जजेस के लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए, चाहे वो मजिस्ट्रेट है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, चाहे वो सेशन जज हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, कि आपको हर साल के अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको अपना डिक्लेरेशन देना ही देना है। 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, छुट्टियां वैसे भी बहुत पर्याप्त होती हैं। सुप्रीम कोर्ट 190 दिन वर्किंग है, हाई कोर्ट की 225 दिन वर्किंग है। ऐसा नहीं कि जज साहब के पास टाइम नहीं है 1-2 दिन अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए। क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? इसकी वजह से शंका और बढ़ती जा रही है। जैसे अभी आपने बताया, मतलब देश भर की पूरी हाई कोर्ट में 12-13% जजेस ने अपनी प्रॉपर्टी बताई है। इसकी वजह से शंका और बढ़ रही है। इसका मतलब जज बनने के बाद भी प्रॉपर्टी बढ़ रही है क्या? आखिर अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे? किसने रोका हुआ है? क्या दिक्कत आ रही है? तो ये चीजें तो आप संशय पैदा करती हैं। हाँ, खुद ही संशय पैदा कर सकती हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब समय आ चुका है कि कम से कम इस बात पे चिंता हो कि ये जो 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनका समाधान क्या होगा। अल्टीमेटली इस देश के, नम्रता जी, लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं,
झूठे मुकदमों से परेशान है, झूठी शिकायत से परेशान है, झूठी गवाही से परेशान है, झूठे एफिडेविट से परेशान है, झूठी विल डीड बन जा रही लोगों की। अभी मथुरा में एक हुआ है, एक महिला 30 साल तक मुकदमा लड़ी अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए। 30 साल। उसके भाई नहीं थे, विद्या देवी नाम था। मथुरा की बात बता रहा हूं, अभी पिछले सप्ताह वो खत्म हो गई हो। विद्या देवी की भाई नहीं था, तो विद्या देवी की मां ने जो 14-15 एकड़ जमीन थी वो विद्या देवी को दे दिया। अब विद्या देवी की शादी हो गई मथुरा से अलीगढ़। वो अपने ससुराल में रहती थी, बीच बीच में जाके मायके अपनी जमीन वगैरह देखा करती थी। वहीं उनके गांव के 3 लोगों ने, दिनेश, सुरेश और एक और कोई नाम है, उन लोगों ने जो उसकी मां मर गई थी विद्या देवी की, उसको जिंदा दिखाया और विद्या देवी को मरा हुआ दिखाया और फिर मां से अपने नाम पे फर्जी वसीयत करा दिया, ये कहते हुए कि भाई हमारे कोई है नहीं। मतलब मां को जिंदा कर दिया, विद्या देवी को मार दिया। एक ही बेटी थी, विद्या देवी मर गई तो प्रॉपर्टी कहां जाएगी, तो उन्होंने प्रॉपर्टी दिनेश सुरेश के नाम पे आ गई। ये हुआ है अभी इस साल, और ये हुआ था 1996 में, और 2025 तक विद्या देवी लड़ती रही, हर जगह वो अपना कागज दिखाती रही, फिर भी कोर्ट उनको मरा हुआ मान के उनकी, मतलब वो अपने आप को जिंदा साबित नहीं कर पाई। 25 साल वो लड़ती रही जिंदा, अपने ये कहने के लिए कि मैं जिंदा हूं। जौनपुर में एक मुकदमा चल रहा है, 40 साल हो चुका है, 400 तारीख मिल चुकी है, अभी भी मुकदमा सबसे नीचे लेवल पे चल रहा है चकबंदी अधिकारी के यहाँ। ये मतलब मैं आश्चर्य करता हूं कि ऐसे विषयों पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। 40 साल से 400 तारीख मिल चुकी है, मामला अभी चकबंदी अधिकारी के यहाँ है। अगर आज वो डिसाइड हो जाए मुकदमा, तो इसके बाद अपील होगी एसओसी के यहाँ, फिर अपील होगी डीडीसी के यहाँ, फिर अपील होगी चकबंदी कमिश्नर के यहाँ, फिर अपील होगी हाई कोर्ट में, फिर अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो तो एक दिन में पता चल जाएगा किसकी वसीयत असली है, किसकी वसीयत नकली, एक दिन में पता चल जाएगा। और ऐसे केसेस जहां पर, जैसे कि आपने कहा, 3rd डिग्री नहीं दी जा सकती, जहां प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, वहां पर इन चीजों को तो यूज किया जा सकता है। यहाँ पे मोहाली के कर्नल कबोत्रा है, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भारत की तरफ से उन्होंने युद्ध लड़ा। वो पायलट थे, उन्होंने बम गिराया जाके वहां पे, उसमें घायल हो गए तो उनको रिटायरमेंट दे दिया गया। उनके घर, उनका पठानकोट में घर है, और उनके घर पे लोगों ने कब्जा कर लिया और 20 साल से लड़ रहे हैं अपने घर के लिए। सोचो, जिसने पाकिस्तान का मुंह तोड़ दिया, इतने भारत के लिए युद्ध लड़ा, आज बेचारा वो सड़ी हुई न्याय व्यवस्था के कारण अपना घर खाली नहीं करवा पा रहा है। ऐसे कितने लोग हैं, मतलब फर्जी आधार बन रहा है, फर्जी राशन कार्ड बन रहा है, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, फर्जी एज सर्टिफिकेट बन रहा है, सब कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है। और आप तहसील में जाके देखो, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आप पैसा फेंको तहसील में, जिसके खिलाफ चाहो उसके खिलाफ मुकदमा करवा लो। आप वहां तहसील फेंको, जिसका चाहिए उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो, उसका राशन कार्ड बनवा लो, उसके डॉक्यूमेंट बनवा लो। आप तहसील में पैसा फेंको, जिसके नाम चाहिए उसकी जमीन वसीयत करा लो, लिखवा लो। कितनी बार एक जमीन 10-10 लोगों को बिक जाती है, ये हो रहा है तहसील में। वहीं सामने तहसीलदार बैठा हुआ है, नीचे पेशकार पैसा ले रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज साहब सुनवाई करते रहते हैं, नीचे उनका पेशकार बैठ के अर्दली वहीं खड़े होके पैसा ले लेके तारीख वो डिसाइड करते रहते हैं। ज्यादा, मतलब आपको लंबी तारीख चाहिए भाई, जो आदमी गलत होता है वो चाहता है बहुत देर देर तारीख पड़े, जो आदमी परेशान हो चाहता है जल्दी फैसला हो जाए। तो देर वाला क्या करता है, जो आदमी दोषी होता है वो पैसा फेंक देता है, पेशकार को दे देगा, काम को 6 महीने की तारीख दे देना। पता चला साल में 2 ही तारीख पड़ी। जज साहब का 3 साल का कार्यकाल है, 10-12 तारीख दे के निकल गए, जज साहब को ट्रांसफर हो गया, कोई नया जज आया। अब नया जज आया तो उसको फिर से पूरी नई कहानी बताना, फिर वही नई कहानी बताना, उसको भी 4-5 तारीख दी। ऐसे ये हो रहा है, ये भारत में चल रहा है। दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं जो जौनपुर वाला केस में आपको बताऊं, 1985 में शुरू हुआ, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में 10 मुख्यमंत्री बदल गए, 10 राज्यपाल बदल गए, भारत के 10 प्रधानमंत्री बदल गए, भारत के 10 राष्ट्रपति बदल गए, और सुप्रीम कोर्ट के 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल गए पिछले 40 साल में। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म पे कोई चर्चा नहीं, भ्रष्टाचार खत्म करने पे कोई चर्चा नहीं, जजेस पैसा ले रहे हैं, न्याय बेच रहे हैं, उस पर कोई चर्चा ही नहीं। अरे चलो, बाहरी चर्चा नहीं करना, इंटरनल चर्चा कर लो, सिस्टम को कैसे अच्छा करे वो चर्चा कर लो। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस भारत के कानून को जानते हैं, विदेशी कानून को भी जानते हैं, तो ये भी देखते हैं कि यार भारत के कानून में ऐसा क्या झोल है कि साला यहाँ सब कुछ जो है फर्जी चलता रहा है, बिल्कुल बाहर के वो अच्छा ठीक है, कम से कम उसको देख लें। मेरा मानना है कि इस समय न्यायपालिका की, जुडिशरी की साख लगी हुई है दांव पे।
वो केवल यशवंत वर्मा के नहीं, यशवंत वर्मा जी का तो चलो एक सामने आ गया, लेकिन यशवंत वर्मा जी का चूंकि पूरा एपिसोड सामने आया, उसके वजह से सारे जिनके अंदर मन में ज्वाला भरी हुई थी ना, वो सब ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं, कैसे कैसे लोग वीडियो आ रहे हैं, सब अपना वीडियो शेयर कर करके बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, सब बता रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जज जो पैसा लेता है वो न्याय करने के लिए नहीं, अन्याय करने के लिए। क्योंकि जो आदमी सही है वो पैसा क्यों देगा? पैसा तो वो देता है ना जो गलत है, और जब पैसा ले लिया तो फैसला तो गलत के पक्ष में होगा, और गलत के पक्ष में होगा तो फिर न्याय कहाँ है? तो अन्याय हुआ, और फिर वही भरोसा बार बार उठता चला जाएगा और रही सही कसर ऐसे मामले पूरी कर देते हैं। ये इस समय कह रहा हूं, अगर हमने तुरंत बहुत कई सारे स्टेप्स नहीं लिए, मतलब ये तो मिसाल पेश करने वाली बात हो जाएगी कि करना चाहिए। अब समय आ चुका है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सारे जजेस एक साथ बैठें, कुछ स्टेप्स बनाएं। भैया ये 10 स्टेप हम लेने जा रहे हैं, ऐसा स्टेप लेने जा रहे हैं जो मिसाल बनेगा, जिससे लोगों को लगे, शांत हो के, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और माननीय चीफ जस्टिस ये सोच रहे हैं कि इसको शांत होकर अवॉइड कर दो और मामला ठंडा हो जाएगा, तो नेताओं का तो लोग इसलिए भूल जाते हैं कि नेताओं के बारे में मान चुके हैं भ्रष्ट है, अधिकार थानेदार तहसीलदार के भ्रष्टाचार को इसलिए भूल जाते हैं, उनको मान चुके सारे भ्रष्ट है, लेकिन न्यायपालिका के बारे में ऐसी सोच नहीं थी। और अगर सोच डेवलप हो रही है तो उसे वहीं खत्म कर देना, वहीं खत्म कर देना चाहिए। बहुत सारे स्टेप्स लेके, मैंने कहा ना, जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, जुडिशियल चार्टर की जरूरत है, जस्टिस विद इन ईयर पे चर्चा करने की जरूरत है, कुछ ऐसा कंक्रीट स्टेप हो, 5-7 स्टेप हो। हर साल प्रॉपर्टी डिक्लेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और क्या क्या कदम उठाने चाहिए वो डिक्लेयर होना चाहिए, और इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी कराने के लिए बाकायदा सीबीआई जांच होनी चाहिए। जो उनके स्टाफ थे वहां जज साहब के घर पे, सबका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना चाहिए, और एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पैसा आलते में वहां आया है, अगर वो यशवंत वर्मा जी का नहीं पैसा आया तो उनके सिक्योरिटी गार्ड का होगा, उनके सफाई कर्मचारी का होगा, उनका खाने बनाने वाले का होगा, किसी न किसी का होगा। वो पैसा क्यों आया, इस पे बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को एक प्रेस, बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन करा के, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नजीर पेश करना चाहिए। नहीं तो ये अपने आप में काला अध्याय है। जैसे हम लोग इमरजेंसी 75 में लगी थी, आज तक इमरजेंसी की चर्चा होती रहती ना, काला दिन काला दिन काला दिन काला अध्याय। ये जो पूरा एपिसोड हुआ है, जो 14 मार्च को हुआ है, 15 मार्च को, ये न्यायपालिका के लिए काला दिन है, और ये काला दिन जितने जल्दी इस पे काउंटर मेजर हो जाएगा अच्छा है, नहीं तो ये काला दिन काले अध्याय में चेंज हो जाएगा और अगले कई दशकों तक इसकी चर्चा होती रहेगी। बिल्कुल।